हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार सर, आपके साथ जो पिछला पॉडकास्ट किया था काफ़ी अच्छा रहा। उस पर काफ़ी लोगों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी और साथ में कई लोगों ने इच्छा भी जाहिर की है कि ऐसे टॉपिक लगातार आप लाते रहें विभिन्न विषयों से संबंधित। इसी में एक टॉपिक हाल ही में खबरों में बना हुआ है आवारा कुत्तों को लेकर। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ आपको ये कहूँगा कि जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो वहाँ जब देखते हैं कि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाने का काम किया तो वहाँ कुत्ते का नाम पहले आता है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि उसी कुत्ते के साथ मानव का संघर्ष दिख रहा है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि इन्हें सोसाइटी से बाहर किया जाना चाहिए या ऐसी मांग कर रहे हैं कि इन्हें सोसाइटी से बाहर किया जाना चाहिए, शेल्टर होम में रखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ डॉग्स लवर भी हैं। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2025 में एक आदेश दिया था कि साहब सोसाइटी से सारे आवारा कुत्तों को बाहर रखा जाए और उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए। तो मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपसे सीधा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला या आदेश दिया ये किस आधार पर दिया, या थोड़ा सा विस्तार दे देंगे आप इसको तो कि ये आखिर में आदेश में क्या क्या बातें कही गई थी। और इसी में एक और सवाल मैं जोड़ूंगा यहाँ पर कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था क्या ये संविधान के आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ के जो विस्तार किया है पशुओं तक, या फिर ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं उस पर एक स्वतः मानवीय प्रतिक्रिया के रूप में है ये। धन्यवाद। तो दरअसल फिलहाल स्थिति ये है कि एक्चुअल में ये जो डॉग्स का मामला है ये ऐसा नहीं है कि भी हाल ही में तुरंत ही चर्चा में आया। दरअसल ये चर्चाएं लगातार बनी रहती है। हाँ, इस बार हम लोगों ने खास ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो एक्शन लिया इसके ऊपर। और एक्चुअल में क्या है कि इस पूरे के पूरे मामले के पीछे का जो खास बड़ा रीज़न है वो है डाटा। अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें, जैसे कि 2024 सबसे लेटेस्ट आंकड़ा हम लोग के पास में है, तो 2024 हमें ये बताता है कि एक साल में 37 लाख से ज़्यादा ऐसे केसेस हमने देखे जहां पर कुत्तों के काटने के मामले थे। अब ये समझिए कि अपने आप में एक बहुत गंभीर स्थिति है 37 लाख से ज़्यादा लोगों को काटे जाना। और दूसरी खास बात, एक स्थिति यहाँ पर जो और जुड़ जाती है वो जुड़ जाती है रैबिस से होने वाले लोगों की मृत्यु। हालांकि आधिकारिक आंकड़े हम लोग के पास में बहुत ज़्यादा कम है और इसलिए सब एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये रैबिस के सटीक आंकड़े नहीं हैं। और रैबिस के लिए अनुमानित तौर पर माना जाता है कि लगभग एक साल में 5,000 लोग रैबिस की वजह से ही मर रहे हैं। दूसरी खास बात, ये एक स्थिति और है और वो है छोटे बच्चों की। अच्छा। जब कभी भी कुत्ते छोटे बच्चों पर हमला करते हैं तो इस दौरान उन्हें मौका नहीं मिलता और कई बार कुत्तों का जो ग्रुप होता है वो छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल ऑन द स्पॉट उनको मार देता है, मांस को खींच लेता है शरीर से, जिसकी वजह से छोटे बच्चे मर जाते हैं। और ऐसे कई केस हम लोगों ने 2 साल 3 साल के बच्चों के साथ में देखे। कई बार जैसे कि होता है सब जगह चलन, जब पेरेंट्स बाहर लेके जाते हैं बच्चों को तो कई बार निगाह हट जाती है, बच्चे अपना खेल रहे होते तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो उसी दौरान ऐसी घटनाएं हो जाती है। एक दिक्कत वाली बात है अपने आप में बड़ी। तो पिछला डाटा और इस तरह के केसेस ये मेन रीज़न थे जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को अपने पास रखा और सुनवाई करी। ठीक है। अब इसके बाद कहानी ये थी कि स्वतः संज्ञान हुआ था। हालांकि शुरुआती तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने खुद से बदला। दरअसल मेनली जो फैसला था वो दिल्ली और NCR के लिए था और इस दौरान सीधे तौर पर आदेश ये दिया गया कि यहाँ जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है और जितने भी डॉग्स हैं उन सारे डॉग्स को फिलहाल यहाँ से उठाया जाए और उठाने के बाद इनको ले जाया जाए डॉग शेल्टर्स में, वहाँ इनकी नसबंदी और वैक्सीनेशन का काम किया जाए और इसके बाद उनको शेल्टर में रखा जाए, इनको बाहर ना छोड़ा जाए। ठीक है। अब दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक खास बात ये कही कि अगर कोई भी व्यक्ति बीच में आया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये एक बड़ा गंभीर मामला था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही उसके बावजूद बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुए, लोग सड़कों पर उतरे और बड़ा गंभीर मामला हो गया था, मामला संभाले नहीं संभल रहा था। तो दोनों के एस्पेक्ट अपनी अपनी जगह पे सही है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह सही है या जो बाकी लोग सोचते हैं जो पशु कल्याण से जुड़े हुए हैं वो लोग गलत हैं, उनकी बातें भी अपनी जगह सही है। तो दरअसल इस पूरे पहलू के तहत बाद में प्रोटेस्ट हुआ, मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चर्चा में, तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा संशोधन किया। थोड़ा संशोधन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली यहाँ ये मेंशन कर दिया कि देखिए जो वैक्सीनेशन के बाद में, नसबंदी के बाद में जो स्थिति थी कि डॉग शेल्टर्स में ही रखा जाए, इस स्थिति को बदला गया और कहा गया कि ठीक है आप वैक्सीनेशन के बाद इनको वापस से छोड़ सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जहां स्टिक रहा वो था कुत्तों के खाने की जगह। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कह दिया कि देखिए आवारा कुत्तों को कहीं भी खाना डाल देना थोड़ा चिंताजनक स्थिति है, इसके लिए कुछ पॉइंट बना दीजिए और उन्हीं पॉइंट्स पे सारा का सारा इनके लिए व्यवस्था कीजिए और हर एक एरिया के अंदर कुछ लिमिटेड पॉइंट्स हैं कि कुत्ते वहीं पे ही खाएं। तो चीज़ों को थोड़ा व्यवस्थित किया जाएगा। हालांकि ये मामला आवारा कुत्तों के लिए था, जो अगर आप पालतू कुत्ते आपके तो उन मामलों में चीज़ों को व्यवस्थित रखा गया था, वहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं था। तो ये गंभीर स्थिति थी। हाँ, यहाँ पे जो आपका दूसरा प्रश्न था मैं अब वो प्रश्न भी लेना चाहूँगा कि आर्टिकल 21 वाली बात कही थी और आपने 2 डायमेंशन जोड़े वहाँ पे कि ये राइट टू लाइफ का एक्सटेंशन है, विस्तार किया गया है बिल्कुल, और दूसरा मानवीय। तो देखिए ये दोनों ही पहलू यहाँ देखने को मिलते हैं। दरअसल आर्टिकल 21 का जो दायरा है वो ये समझ लीजिए कि वो दायरा इतना बड़ा है कि हम उसका आज तक छोड़ नहीं पा पाए हैं।
सही बात आज है। तक की स्थिति ये है कि जब संविधान सभा में सभी लोगों ने, संविधान निर्माताओं ने संविधान तैयार किया, तो उन्हें खुद भी मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं अंदाजा होगा कि आने वाले समय पर इसको इतना अधिक विस्तार दिया जाएगा। और आर्टिकल 21 में ऐसी ऐसी बातें शामिल हो गई जो शायद मुझे लगता है संविधान निर्माताओं ने सोची भी नहीं होगी कि उसको आर्टिकल 21 में सुप्रीम आज के कोर्ट में, इंटरनेट के संदर्भ में बात कर लेते हैं, जब तो इंटरनेट था भी नहीं। वही चीज़ है। तो काफ़ी कुछ बदल गया चीज़ों में आर्टिकल 21 के अंदर। तो बिल्कुल देखिए, राइट टू लाइफ का एक्सटेंशन है। उसके पीछे का रीज़न है कि जब हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं आर्टिकल 21 की, तो उसमें एक लाइन जोड़ा जाती है और वो लाइन है भयमुक्त वातावरण में जीवन जीने का अधिकार। ओके। तो कुत्तों की वजह से देखिए भय सभी को रहता है, और वो घटनाएं भी इस प्रकार की हो जाती हैं कि काटना, फिर काटने के बाद फिर वो इंजेक्शन वाली प्रक्रिया, वो सभी लोग बचना चाहते हैं। और दूसरी खास बात, कई बार जो हमारे टू व्हीलर राइडर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। बहुत बार ये देखा गया है जहाँ कहीं भी टू व्हीलर राइडर्स निकलते हैं, जैसे कि स्कूटी पे या मोटर बाइक पे, तो उस दौरान कई बार कुत्ते उनको फॉलो करते हैं, भौंकते भी हैं, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। कई बार वो खंभों से टकराते हैं या फिर कहीं दीवार पे टकरा जाते हैं, या उनके किसी और गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाते हैं। बहुत मामला गंभीर हो जाता है वो वाला भी। तो एक तो आर्टिकल 21 जो कि ज़रूरी है, भयमुक्त वातावरण में जीवन जिया जाए। दूसरा, मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल स्थितियाँ हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग परेशान रहे, और जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया इस पूरी घटना में, वो भी स्थिति देखिए गंभीर है। और कोर्ट ने ये क्वेश्चन खुद पूछा था उस समय जब पहला वर्डिक्ट दिया कोर्ट ने, तो कोर्ट ने खुद कहा था कि जिन लोगों की जानें गई हैं, क्या आप उन्हें वापस ला सकते हैं? अगर आप उन्हें वापस ला सकते हैं तो बिल्कुल मैं कुत्तों को खुले में घूमने की इजाज़त दे दूंगा। तो वो स्थिति भी कोर्ट ने रखी थी। लेकिन फिर थोड़ा सा वो चेंजेस तो हुए, लेकिन अभी भी गंभीरता बनी हुई है, और ये मामला अभी तक पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। अभी भी चर्चाएं कोर्ट में जारी हैं। ओके, यहीं से मेरा एक क्वेश्चन, एक क्या कई सारे क्वेश्चन बनते, पर मैं एक एक करके पूछता हूँ। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शेल्टर होम में रखा जाए और वहाँ नसबंदी कार्यक्रम चलाए जाए, लेकिन भारत में तो नसबंदी कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं कुत्तों को लेकर के या जानवरों को लेकर के। तो जो पहले से चल रहे हैं, क्या वो नसबंदी कार्यक्रम होने के बाद भी जब इतनी बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते फैल जा रहे हैं, तो क्या वो नसबंदी कार्यक्रम जो केवल अखबार की हेडलाइन बन के रह गए? देखिए, आधिकारिक आंकड़े जनरली ये बताते हैं, जिसकी मामला पूरा दिल्ली पे सेंटर्ड है। ठीक है। तो आधिकारिक आंकड़े ये बताते हैं कि दिल्ली में जो कुत्तों की संख्या है वो लगभग 3-4 लाख के करीब है। हालांकि कई आंकड़े अलग अलग चीज़ें बताते हैं, बट जो ऑन एन एवरेज निकलता है वो 3 से 4 लाख की एवरेज निकलती है कि इतनी संख्या में है। हालांकि एग्जैक्ट संख्या नहीं पता लगा सकते कुत्तों के बारे में, बट फिर भी अंदाजा इतना ही है। अब दूसरी स्थिति ये है कि यहाँ जो जिम्मेदारियां जिन डिपार्टमेंट्स को दी गई हैं, वो डिपार्टमेंट कितनी चीज़ें पूरी कर रहे हैं। जब चर्चाएं चल रही थी तो उस दौरान ये निकल के आया कि दिल्ली में एक बड़ी कमी एमसीडी की रही बीते दिनों। दिल्ली सरकार की कमियां बताई गई उस दौरान कि सरकार की कमियां। और देखिए, एक्चुअल में जो ये सारी चीज़ें हैं वो सरकार से जुड़ती हैं आकर के। ठीक है। अगर सरकार जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाती है, आवारा कुत्तों के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम करती है, और नियमित रूप से जो भी सैनिटाइजेशन करना है और जिम्मेदारी संभालनी है वो हो जाता तो बहुत अच्छा है। बट अब एक तरफ यहाँ चिंताएं बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह चीज़ें डिले हुई। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर हम लोग आंकड़ों को समझे तो आंकड़े क्या कहते हैं। जैसे क्या दिल्ली में कोई शेल्टर होम है? जैसे कि शेल्टर की बात, डॉग शेल्टर्स की बात की गई थी। हाँ। तो कुत्तों के लिए क्या दिल्ली में कोई शेल्टर है? तो आधिकारिक तौर पर अभी फिलहाल 12 डॉग शेल्टर्स अप्रूव तो हैं, लेकिन वो बने नहीं है। भाई, मेरे नज़र कागजों पे तो है ही, कागजों पे है। ये हमारे देश के अंदर हम लोग एक खास स्थिति जो देखते हैं वो ये है कि अक्सर जब कभी भी नियम बनाए जाते हैं तो वो कागजों तक सीमित रह जाते हैं, वास्तविकता में बहुत कम आते हैं। और अगर हमारे बनाए गए सारे नियम कानून वास्तविक रूप से लागू हो जाए तो देश की स्थिति बहुत ज़्यादा बदल सकती है, जो कि सभी व्यक्ति समझते हैं। क्योंकि हर जगह पर नियमों का उल्लंघन हम देखते हैं और कानूनों का दायरा केवल कागज तक सीमित रह जाता है। और यहाँ पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। आप कुत्तों को पकड़िए, वैक्सीनेट कीजिए, छोड़ दीजिए, पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, चीज़ें व्यवस्थित होगी। और ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट का जिसमें वर्डिक्ट आया था तो वहाँ क्रिटिसाइज़ किया गया था कि चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो दिल्ली में शेल्टर होम नहीं है। इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, लेकिन वो भी बहुत कम संख्या में है, और उनकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 2500 से 3000 के बीच में। ओके। यानी कि दिल्ली के अंदर जो कुत्तों की संख्या उसको पूरी तरह से कवर करना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। तो यहीं पे एक क्वेश्चन फिर बनता है, जब शेल्टर होम की आप जब बात कर रहे थे, जहाँ देश में दूसरी और भी समस्याएं हैं, जैसे गंदगी है, कचरा है, पीने का ढंग से पानी नहीं है, पॉल्यूशन है, वहाँ सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो क्या इतनी बड़ी संख्या में हम शेल्टर होम बना सकते हैं, इन्हें रखा जा सके? यानी कि मैं कहूँ कि ये क्या व्यवहारिक समाधान था सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा सा अव्यवहारिक सी भी लगती हैं अपने आप में। हाँ। और ये वाली बात बिल्कुल उस समय आंकड़ों ने भी वास्तविकता बताई, और कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं है। देखिए, एक्चुअल में डिपेंड करता है कि पहली बात तो कुत्तों की संख्या क्या है। दूसरी खास बात, हमें प्रकृति के नियम को भी देखना पड़ेगा। प्रकृति का नियम क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच ये कहती है कि जहाँ भी डॉग्स हैं उन सारे डॉग्स को उठा लिया जाए और बंद करके रखा जाए।
देखिए, पहली बात तो कहीं ना कहीं ये जो स्वतंत्रता होती है वो जितना मनुष्य को प्रेम है उससे उतना ही पशु को भी प्रेम है। हालांकि कुत्तों का दोष लगता है कि वैसे है, लेकिन वो इतना बड़ा भी नहीं है कि मतलब सभी को उसके लिए सज़ा मिल जाए, पूरे कुत्तों के समाज को, और उसका सबको ही शेल्टर होम्स में रखा जाए। दूसरी स्थिति यहाँ पर यह भी कहती है कि क्या अगर हमने दिल्ली के सारे कुत्तों को शेल्टर होम, मैंने कहता हूँ कि चलिए आपने क्वेश्चन मुझसे ये पूछा कि क्या ये व्यावहारिक रूप में शेल्टर होम बनाना पॉसिबल है। देखिए, अगर सरकार बनाना चाहे शेल्टर होम तो बना सकती है। चलिए मान लेते हैं कि हमने दिल्ली के कुत्तों के हिसाब से शेल्टर होम बना भी दिए, दिल्ली से सारे कुत्तों को पकड़ भी लिया, जैसे तैसे करके शेल्टर होम्स में डाल दिया। तो अब यहाँ स्थिति ये कि क्या दिल्ली के अंदर कुत्तों का वातावरण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और क्या दिल्ली अब कुत्ता मुक्त बन जाएगी? एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ ये होना चाहिए, ज़रूरी चीज़ है सोचने वाली। इसके पीछे का नियम है प्रकृति। देखिए, प्रकृति हमेशा संतुलन में विश्वास करती है। जहाँ हम लोगों ने दिल्ली के सारे कुत्तों को शेल्टर होम में डाला, दूसरी स्थिति ये होगी कि आसपास के जो और कुत्ते हैं अब उनको ओपन एनवायरनमेंट मिल जाएगा। अभी क्या होता है कि जो हर किसी के अंदर होता है ना कि अपने लिए जो अधिकार वाली स्थिति होती है, सबको अधिकार चाहिए होता है। अभी एक कुत्ता किसी गली के अंदर है और वो उसका बॉस है, तो दूसरे कुत्तों को वो एंट्री करने नहीं देता, फिर वहाँ पे उनके आपस में संघर्ष हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं सबका अपने अपनी मोनोपोली या अपने राइट्स बने होते हैं, इनके मामलों में ऐसा होता है। तो अब दरअसल दूसरी स्थिति क्या है कि अगर दिल्ली से सारे कुत्ते हटा लिए जाएं तो उसका मतलब ये है कि वो आसपास के कुत्तों को इन्वाइट करेगा, क्योंकि बाकी कुत्तों को एक खुला माहौल मिलेगा, खाने के लिए ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, उनको दिखेगा कि कुछ भी नहीं है, बैरियर्स नहीं है, आपस में एक दूसरे का डर नहीं है। तो निगरानी रखनी पड़ेगी ना। नहीं, कितना रख सकते हो, कहाँ से रख सकते हो? गलियों से निकल के आएंगे, दीवारों को कूद करके आएंगे, और वो चलता रहता है, वो ये चेंजेस होंगे। अब इस काम के लिए आप ये सोचिए कि हर एक गली के कोने पे और एक रोड के कोने पे ऐसा अधिकारी हो जो कुत्ते को एंट्री ना करने दे। व्यावहारिक रूप से नहीं लगता कि व्यावहारिक रूप से ये हो सकती है। इसमें एक समस्या ये भी है कि आपने जो कहा ना कि बाहर से कुत्ते आ जाएंगे, एक तो कानून का ठीक से अनुपालन ना होना, नियम कानून जो बने हुए हैं। इसी संदर्भ में हाल ही का एक सुप्रीम कोर्ट में मामला है, 4 नवंबर का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित और जो राज्य हैं, राज्य और केंद्र शासित राज्य दोनों के मुख्य सचिवों को बुलाया कि आपने क्या अनुपालन किया जो मैंने आदेश दिए। उस पर उन्होंने माफ़ी मांगी कि साहब हमने कोई अनुपालन नहीं किया है। तो ये भी सुस्तता दिखती है अधिकारियों की। खैर, आपने जब बात कही थी कि पशुओं को अधिकार है, तो फिर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये नागरिक अधिकार बनाम पशु अधिकार हो गया, यानी कि नागरिक अधिकार के सामने पशु अधिकार खड़े हो गए हैं? देखिए, ये तो चर्चा भारत में लंबे समय चलती रहती है और इसके लिए हम लोग मानव और जीव संघर्ष पढ़ते हैं। देखिए, कहावत में जो हम सामान्य भाषा में कहते हैं वो ये है कि जहाँ पर 4 बर्तन रहेंगे वहाँ आवाज़ें आएंगी। देखिए, पशु इसीलिए पशु है क्योंकि उसको समझ नहीं है, मनुष्य को तो समझ है, ठीक है। इसलिए मनुष्य एक प्रकार से पशुओं के लिए सहारा बनता है। जैसे कि कुत्तों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा मनुष्य ही है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग चीज़, हालांकि बहुत सारी चीज़ें कुत्ते भी हम लोग को देते हैं, जैसे कि सुरक्षा जहाँ हम लोग को लगता है, कई बार होता है कि ठीक है चीज़ें बिगड़ जाती हैं, काटना, रैबीज वगैरह वाली स्थिति, लेकिन एक स्थिति ये भी है कि गलियों की, मोहल्लों की, आप देखिए जाकर के जो छोटे मोहल्ले गली होते हैं वहाँ कुत्ते ही सुरक्षा करते हैं, चोरी वगैरह को रोकते हैं, घर में किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश को रोकते हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति जो हम कुत्तों के अंदर। और इसके अलावा अगर इंसानों के मामले में अगर किसी को वफादार सबसे ज़्यादा बताया गया पशुओं में तो वो कुत्ते का नाम आ ही जाता है। हाँ। तो वो वाली स्थिति पे तो एक जो रिलेशन है ह्यूमंस का और डॉग्स का वो बहुत अच्छा है अपने आप में, तो उस चीज़ को मेंटेन करना भी ज़रूरी है। लेकिन दूसरी खास बात ये है कि जब ऐसी बातें चलती हैं, कोर्ट में चलती हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ज़रूरी है कि हमारा जो प्रशासन है वो अपनी जिम्मेदारियाँ ज़रूर से पूरी करे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारियाँ पूरी ना हो पाना एक बड़ा रीज़न है कि संख्या एक तो बहुत ज़्यादा हो गई और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। अब जैसे कि कुत्ते को पीछे जो फिलहाल स्थिति हम देख रहे हैं ना, उसके पीछे रीज़न संख्या बढ़ जाना बहुत ही बड़ी संख्या में है। और देखिए, कुत्तों की स्थिति है कि वो अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो विकल्प ढूंढते हैं, क्योंकि देखिए भूख सबको सब काम करने के लिए मजबूर कर देती है। तो उस दौरान वो विकल्प ढूंढते हैं, तो कई बार क्या होता है कि कोई इंसान कुछ सामान भी ले जा रहा है या आ रहा जा रहा है, कई बार वो खुद के लिए खतरा महसूस करते हैं या कई बार वो खाने पीने के लिए, भूख के लिए वो ऐसे हमले कर देते हैं। तो ये वाला जो कारण है वो बन जाता है जुड़ करके, जिसकी वजह से ह्यूमन और हमारा एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो इसी से फिर मेरा क्वेश्चन बनेगा, एक दूसरा पहलू जो पशु प्रेमी और डॉग्स लवर का है। वो कहते हैं साहब इनको भी जीने का अधिकार है। ठीक है साहब, जीने का अधिकार है, जो बच्चा काटा गया, जो मर गया, उसका भी कुछ अधिकार रहा होगा, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसी में कई लोग कहते हैं कि जो फीडिंग कल्चर है ये इस समस्या को बढ़ावा दे रहा है। या मैं आपसे सीधा क्वेश्चन करूं, क्या ये फीडिंग कल्चर इस समस्या को अनजाने में बढ़ावा दे रहा है? देखिए, फीडिंग कल्चर तो एक तरह से कई बार कुत्तों को इंसानों का दोस्त बना देता है। एक स्थिति हम ये देखते हैं कि अगर आप किसी कुत्ते को 2 दिन अगर खाना डाल देंगे तो तीसरे दिन वो आपको अपने आप वो आपकी तरफ उम्मीद से देखेगा, उसको आपकी तरफ से उम्मीदें हो जाएंगी। और कुत्तों को जहाँ लगता है कि यहाँ हम संरक्षण की स्थिति में वो प्रेम भी दिखाते हैं कि वो हमले वगैरह नहीं करते, थोड़ा सा वो उसके लिए और वफादार हो जाते हैं, सुरक्षित स्थिति भी महसूस करते हैं। लेकिन दूसरी स्थिति ये है कि
फीडिंग कल्चर की स्थिति अब जिस तरह से अनजाने में कोई कुछ भी कहीं भी डाल दे रहा है, चीज़ें हो जा रही हैं, बिगड़ती जा रही है। अब इसकी वजह से क्या है कि एक तो कुत्तों की उम्मीदें हैं और भूख उनको लगती है। कई बार कुत्तों की इसकी वजह से आपसी झड़प होती है, और दूसरी खास बात, अगर उनको खाने पीने के लिए ना मिले तो कई बार वो जाते हुए इंसानों के ऊपर भी हमला कर देते हैं। तो देखिए, भोजन सबके लिए ज़रूरी है, तो ये भी ज़रूरी है कि कुत्तों को भोजन तो मिले। बिना भोजन, और जैसे कि हम लोग, हमारा कल्चर रहा भी है, तो सभ्यता ने भी हम लोग को सिखाया है कि पशुओं के प्रति हमें दया रखनी है। और जैसे कि हम लोग बाकी पशुओं का भी ध्यान रखते हैं, जैसे कि गाय को लेकर बहुत चलन है, और ज़्यादा कुछ नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे तो अपने घर से एक रोटी ज़रूर देना पसंद करते हैं कि ठीक है एक सुबह रोटी की है। पहली रोटी गाय को दे हाँ, दी तो जाए। उससे क्या होता है कि वैसे तो फिर पेट नहीं भरता, लेकिन क्या होता है कि अगर एक इंसान की एक रोटी से पेट ना भरे, पर वही काम अगर 10 लोग कर दें तो कई पशुओं तक हम चीज़ें जो है वो अच्छी कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर भी पशु प्रेमी जो हैं या डॉग लवर हैं, उनको फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो आदेश दे रहा था कि शेल्टर में जाएं, उन्हें शेल्टर में रखे जाएंगे और वहाँ पर इनको फीड कराया जाए। तो यहाँ पर मान लो कुछ फीड लवर जो है, जो फीडिंग कल्चर वाले लोग हैं, डॉग्स लवर, वो खाना खिलाएंगे, कुछ कुत्तों को खाना खिला देंगे, लेकिन वही शेल्टर में पहुँच जाएँ तो सारे कुत्तों को खाना मिल सकता है। तो फिर उस पर तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। ठीक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, दरअसल उसके पीछे कई रीज़न है। हाँ, तो इसके पीछे देखिए एक बड़ा रीज़न तो ये है कि हमारे पास शेल्टर होम्स हैं कितने। कुत्तों को रखने के लिए तो बोला गया, लेकिन कैसे रखा जाएगा वो एक बड़ी स्थिति है। दूसरी खास बात, अगर मान लीजिए कि हम शेल्टर होम्स बनाते हैं तो एवरेज क्या कहती है, यहाँ पर एवरेज भी समझनी पड़ेगी। तो शुरुआती तौर पर यह माना जा रहा था कि 5,000 कुत्तों को सीधे तौर पर शेल्टर रूम्स में रखने के लिए बोल दिया गया था। 5,000 के लिए क्या आपके पास पे कैपेसिटी है? वो कैपेसिटी नहीं है। नहीं है, अब पहले तो आप बनाएंगे। बनाने का दूसरी बात देखिए कि किसी के भी मामले में एक खास चीज़ जो हम समझते हैं वो ये समझते हैं कि आपको चाहे कितना ही अच्छे से अच्छा भोजन मिल जाए, हालांकि सरकार ने आदेश दिया, वैसे तो खैर हमारे जो प्रशासन है कहीं ना कहीं वो इस दौरान चीज़ों को डिले करता है, इग्नोर भी करता है, लेकिन उसके बावजूद हम ये भी कह सकते हैं चलो सारी चीज़ें हुई, सब चीज़ों का ध्यान रखा गया, केयर हुई, सब चीज़ें बेहतरीन रही, लेकिन उस जगह पर एक पहलू जो बाधित हो रहा है वो है स्वतंत्रता। आप किसी को पूरा जीवन एक पिंजरे में बिताने के लिए बोल रहे हैं, जो कि उचित नहीं है अधिकारों के रूप से। और कुत्तों की स्थिति रहती है कि ठीक है वो मिलना जुलना घूमना फिरना वो अच्छा है, और अगर एक जगह पर कुत्ते रहेंगे तो क्या वो ठीक से रह पाएंगे? बीमारियां बढ़ेगी, जो कि स्थितियां बनेगी, आपस में इनका संघर्ष होगा। अभी इनको मौका नहीं मिलेगा, एक जगह पर रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आपस में लड़ेंगे, फिर उस दौरान इनके ऊपर चोटें लगना, चोटों के दौरान इनकी बीमारियों का और ज़्यादा बढ़ जाना, और फिर इनके आपस में बीच में जो गंदगी होना, हाँ, वो सारी चीज़ें भी तो वो सब चीज़ें क्या एक्चुअल में मेंटेन हो पाएंगी? जो उस समय मुद्दा था वो ये नहीं था कि आप बंद कर रहे हैं, चलिए ठीक है आप बंद कर भी रहे हैं, पर क्या इनको सुविधाएं आप दे सकते हैं? बंद करके वो सुविधाएं नहीं दी जा सकती, और ज़रूरी है कि थोड़ी स्वतंत्रता है, और एक लिमिटेड कैपेसिटी तो आप रख सकते हैं एक शेल्टर में, लेकिन विरोध करने वालों ने ये नहीं कहा था कि आप सुविधाएं दे सकते हैं, उन्होंने कहा ऐसा करना ही नहीं है। ऐसा करना ही नहीं है। तो इसी वजह से, क्योंकि तो मेन फिर मामला ये था कि स्वतंत्रता की नहीं बात यहाँ ये भी आ जाती है ना कि जब सड़कों पर कुत्ते रहेंगे, डर का माहौल बना हुआ है, तो फिर मानव की स्वतंत्रता या इंसानों की स्वतंत्रता भी तो है। देखिए, इंसानों की स्वतंत्रता, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि सरकार ने नियम बनाए लेकिन उनका पालन नहीं हुआ। एक दिक्कत जो यहाँ बनी वो दिक्कत ये बनी कि अगर वैक्सीनेशन, नसबंदी का काम ठीक से होता तो संख्या थोड़ी कम रहती। संख्या कम रहती तो उसके बाद में संघर्ष बच जाता, और बहुत बड़े स्तर पर हम संघर्ष नहीं देखते, मतलब क्योंकि कहीं आज ना कहीं इसमें नगर निगम की नाकामी। कहीं ना कहीं प्रशासन की कमियां हैं। और दूसरी खास बात, एक और पहलू मैं जोड़ना चाहूँगा, ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी आजकल बात कर रहे हैं दिल्ली के कुत्तों के लिए, कि दिल्ली के अंदर कुत्तों को शेल्टर में डालना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। हम अगर आंकड़ों को समझें, यहाँ थोड़ा सा मैं टोकूंगा आपको। दिल्ली के अलावा अभी 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों से सभी कुत्तों को शेल्टर होम में डाला जाए, यानी दिल्ली तक अब बात सीमित नहीं दिल्ली रही है। तक अभी बोला गया कि ठीक है हॉस्पिटल्स, बाकी चीज़ें जो है वहाँ से जितने उनको भी हटाया शिक्षा जाए। केंद्र या जो भी है। देखिए, एक पहलू यहाँ पर ये भी तो जुड़ना चाहिए ना कि हम दिल्ली के कुत्तों को शुरुआत से काउंटर कर रहे हैं। मेनली शुरुआत से ही चला, दिल्ली और एनसीआर वाला मामला चला। दिल्ली के लिए थोड़ा सा खास लगा इसलिए रहता है कि हमारे देश की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली। लेकिन क्या हमें भारत के और हिस्सों से ये दिक्कतें देखने को नहीं मिल रही है? क्या हमारे और राज्यों में एक भी घटना नहीं है? क्या हमारे और राज्यों में पूरी तरह से कुत्तों के मामले में भयमुक्त वातावरण बना हुआ है? और राज्यों में भी तो स्थितियां हैं, सभी जगह से। और सुप्रीम कोर्ट तो पूरे देश का कोर्ट है। अगर जब ऐसी स्थिति बन रही है तो क्यों हम केवल दिल्ली के लोगों के लिए सोच रहे हैं कि इनको भयमुक्त वातावरण दिया जाए? बाकी लोगों का भी तो अधिकार है। आर्टिकल 21 का विस्तार तो हर एक व्यक्ति के तक है, हर एक के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है भी, हाल ही में सारे राज्यों के मुख्य सचिवों को बुलाया था इसी संदर्भ में, वहां पर भी आदेश पालन करवाने का काम कर रहा है। हालांकि शुरुआत में वो दिल्ली एनसीआर के लिए, और शुरुआत में एक्चुअल में कहते कि जो उन्होंने शिफ्ट किया है बीच में, एक्चुअल में जो बड़ी दिक्कत थी वो दिक्कत यही थी कि आप पहले कह चुके थे कि कुत्तों को शेल्टर्स में रखना है परमानेंट। तो दिल्ली में जो बड़ा विरोध था वो विरोध इसी मुद्दे पे था। वैक्सीनेशन वाले मुद्दों पे सबका सपोर्ट है, चाहे डॉग लवर्स भी हैं, सबका ये कहना है कि ठीक है वैक्सीनेशन होना चाहिए, सेफ्टी मेंटेन करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ पहलू ये था कि आप शेल्टर होम में परमानेंट बंद करके नहीं रख सकते।
जो मेन विरोध था वो विरोध इसी चीज़ का था। अब जैसे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा आदेश दिया, चीज़ों को चेंज किया, तो ये कह दिया गया था वैक्सीनेशन के बाद में आप खुला छोड़ सकते हैं, कोई विरोध नहीं हुआ उसके बाद में। खाने के लिए कह दिया गया कि निर्दिष्ट जगह बना दीजिए, प्रॉपर एक जगह प्रॉपर पॉइंट होना चाहिए, वहाँ पर ये लोग खा पी लेंगे अपना आराम से, इनकी व्यवस्था चलती रहेगी, विरोध नहीं हुआ। तो इस दौरान यही पता चलता है कि जो मेन प्रोटेस्ट चल रहा था वो प्रोटेस्ट शेल्टर्स वाले पॉइंट पर चला कि हाँ ये स्थिति पूरी तरह बांध के नहीं रखी जा सकती, थोड़ा तो हमें ढील देनी पड़ेगी, छूट देनी पड़ेगी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। चीज़ें बदली, जब प्रोटेस्ट हो रहा है, जब नहीं हो रहा, समझ में आ जा रहा है कि रीज़न क्या है, क्योंकि फैसला वही है। एक जो पॉइंट चेंज हुआ वो पॉइंट यही वाला चेंज हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर वही मेरा कि एक रूल लेकर आई थी 2023 में सरकार। रूल था कि पशुओं के जो जन्म है उसको नियंत्रण करना, ABC रूल जिसे कहते हैं, एनिमल 2023 बर्थ में। कंट्रोल। एक दूसरी तरफ है पशुओं को क्रूरता से बचाना अधिनियम। तो ये दोनों एक तो विरोधाभासी हैं, दोनों ही है ना। एक तरफ आप क्रूरता से बचा रहे हो, एक तरफ उनका बर्थ कंट्रोल करने की बात कर रहे हो। तो क्या ये दोनों लेकर आई सरकार किसी तरीके से, तो कुछ क्या वो संतुलन, जिस संतुलन को बनाने के लिए लेके आई थी, वो संतुलन बन पाया है? देखिए मतलब बहुत सारी जगह चीज़ों को अप्लाई तो किया गया है, बट कुत्तों के मामले में जो हमने देखा वो दिक्कत रही। एक तो हर चीज़ पे ना हम कंट्रोल नहीं रह सकते, पशुओं के मामले में नहीं रह सकते, क्योंकि स्थिति क्या है कि वो पशु हैं और हर जगह एक कुत्ते के पीछे या एक मोहल्ले में एक अधिकारी नियुक्त कर देना, ये सिर्फ पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ें व्यवहारिक नहीं है, कई बार उस पर बात नहीं करनी चाहिए, वो अच्छा रहता है। हमें वो पहलू देखना चाहिए जहाँ हम काम भी कर सकें, एग्जीक्यूशन भी अच्छे से हो, रिजल्ट भी निकल के आए। अब इस जगह पर मामला ये आता है कि हमारे पास में एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स भी हैं, दूसरी तरफ हमें कुत्तों की क्रुएल्टी से बचाने के मामले में भी कानून है। लेकिन क्रुएल्टी वाला मामला जो क्या है, वो हर जगह पे कहता है कि कुत्तों के साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, कि आप उनका शोषण कर रहे हैं, मार रहे हैं, क्योंकि जानवरों के भी अधिकार हैं, जीने का तो अधिकार है उनके पास में, ये वाली स्थिति है। दूसरा खास पहलू यहाँ पर यह है कि बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल का मतलब ये है कि देखिए ऐसा ना हो जाए कि कल को पशुओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो जाए, तो बर्थ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या है, जैसे दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा है वो है बर्थ का ही है, कि कुत्तों की जो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी, इस संख्या को कम करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे संख्या कम होगी, हम डॉग बाइट के केसेस भी कम होते हुए देखेंगे, और जैसे जैसे डॉग बाइट के केसेस कम होंगे, रैबिस के केसेस कम हो जाएंगे, और ह्यूमंस के लिए एक एक्चुअली में जो आइडियल सिस्टम है बन जाएगा। दिल्ली में एक्चुअली में क्राउड बहुत ज़्यादा है, राजधानी है, भीड़ बहुत है, काम के लिए लोगों के अवसर बहुत है, रोजगार की स्थिति रहती है, और उसी बीच कुत्तों का भी जुड़ जाना तो वो कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा देता है। मुझे जो लगता है वो शायद यही एक कारण हो सकता है, कुत्ते जो अक्सर अटैक कर रहे हैं, कि संख्या बहुत ज़्यादा है, उन्हें खिलाने वाले कम लोग हैं, तो सभी कुत्तों को खाना नहीं मिल पा रहा है, या जिनको मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं मिल रहा है, तो भूखा रह करके शायद वो चिड़चिड़ा हो जाता होगा। ये तो चीज़ें देख रहती करके हैं। है। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा क्या क्वेश्चन है, अक्सर लोग ये सवाल उठाते हैं कि ये समस्या उतनी बड़ी नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई आदेश दिया था उसका पालन हो जाता, सारी समस्या सॉल्व हो जाती, लेकिन इस समस्या को बढ़ाया डॉग्स लवर ने, जिसे वो कह रहे हैं एनिमल एक्टिविज्म। तो एनिमल एक्टिविज्म जो है वो एक फैशन ट्रेंड की तरह सामने आया है, जिसकी वजह से समस्या मतलब बड़ी बना दी गई, जबकि ऐसी समस्या थी नहीं। तो क्या ऐसा भी कुछ है कि फैशन ट्रेंड बन गया एनिमल एक्टिविज्म जो है? देखिए मतलब चीज़ें तो जुड़ती आ रही है, आजकल क्या थोड़ा सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग फ्लेक्स करना पसंद करते हैं, वो चीज़ें भी हैं, लेकिन हमें ना उस दौरान सब जगह पर हम सबके लिए एक समान बात नहीं लागू कर सकते। ठीक है। और इस दौरान हमें ना ये देखना पड़ेगा कि तथ्यों में कितना सही है और कितनी चीज़ें गलत हैं। तथ्यों को थोड़ा सा हमें अभी परखना पड़ेगा तर्कों के ऊपर, और वहाँ समझ में आएगा। जैसे कि दो एस्पेक्ट मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पहले आदेश के बाद की क्या स्थिति थी और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे आदेश के बाद क्या स्थिति थी। सुप्रीम कोर्ट के पहले आदेश के बाद बड़े प्रोटेस्ट, दूसरे आदेश के बाद प्रोटेस्टों का ना होना, क्या चीज़ है जो बैलेंस कर रही है, और ऐसा क्या चल रहा है मेंटलिटी के अंदर जो पहले प्रोटेस्ट करने के लिए बोल रहा था, बाद में प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा है। यानी कि एनिमल लवर्स भी ये समझते हैं कि इंसानों के लिए भयमुक्त वातावरण ज़रूरी है, और एनिमल लवर्स चाहे जितने भी हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं हैं, हम लोग भी पसंद करते हैं कि ठीक है वो भूखे नहीं रहने चाहिए, खिलाने पिलाने की व्यवस्था होती रहती है, चलता रहता है। लेकिन दूसरा पहलू यहाँ पर ये भी तो कहता है ना कि इंसानों की सोचनी तो पशुओं की भी सोचनी है। और इस दौरान जो मुझे एक बड़ा बदलाव दिखा इन दोनों पहलुओं में, वो बड़ा बदलाव था सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपना फैसला बदला, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद वो स्थिति समझी कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, जो ये था कि शेल्टर होम के अंदर इनको बंद करके रख देना। अगर डॉग शेल्टर्स में इनको बंद करके रख दिया जाए तो वहाँ समस्या का समाधान हो जाएगा, जो कि समाधान नहीं था एक्चुअल में। वो और जगह से कुत्तों को इन्वाइट करेगा और कुत्ते रहेंगे, वो व्यवस्था का हिस्सा हैं। आप ये नहीं कह सकते कि व्यवस्था से कुत्ते बाहर हो जाए, नहीं हो सकते। कुत्तों के लिए हम मानते हैं कि जब से इंसान ने जीना सीखा है, उसने कुत्तों को अपने साथ रखा है। तो आप आज कहेंगे कि आज उसको बाहर निकाल दिया तो कैसे पॉसिबल? नहीं रह सकते। बस हाँ, संख्या कंट्रोल कर सकते हैं, वो पॉसिबल है। इन्हीं से डॉग्स लवर से फिर सवाल उठाते हैं जो इसका विरोध करते हैं लोग। वो कहते हैं साहब आप फीडिंग कल्चर वाले पे बेसिकली अब फीड करा रहे हो। कई लोग ऐसे बहुत सक्षम लोग हैं जिनके बड़े बड़े घर हैं, जगह भी काफ़ी सारी है, तो वो कहते हैं बाहर फीड कराने की जगह उन्हें अपने घर में रख लीजिए।
वो क्यों नहीं कर लेते अगर इतना ही प्यार है कुत्ते का? नहीं नहीं, ये वाली बात तो बहुत इसीलिए क्वेश्चन आता है कि क्या फैशन है एक तरीके से? नहीं, देखिए अब 2 तरह की स्थिति है। देखो हाँ। जैसे कि दिल्ली की बात है, दिल्ली के अगर हम कुछ चुनिंदा हिस्सों को छोड़ दें तो दिल्ली की एक बहुत बड़ी और गंभीर सच्चाई है जो लोग कहीं ना कहीं छुपाते हैं या नहीं जनरली बाहर निकलती है दिल्ली की इमेज को बचाने के लिए। क्या है वो? जैसे कि नई दिल्ली वाला जो हमारा राजधानी वाला हिस्सा है, वहाँ तो हम जाते हैं, हमें बहुत बड़े बड़े भवन, सरकारी भवन देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन असली दिल्ली बस्ती कहाँ है? हाँ, असली दिल्ली और असली दिल्ली के लोग कहाँ बसते हैं? असली दिल्ली और असली दिल्ली के लोग बसते हैं दिल्ली के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, और बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र मतलब जैसे कि आप बदरपुर जाइए, बदरपुर जाइए या आप फिर जमुना पार जाइए, जमुना पार में नंद नगरी, शादरा, दिलशाद गार्डन ठीक है। और यमुना विहार, भजनपुरा वाले जो हिस्से हैं, करावल नगर, गोकुलपुरी, और इसके अलावा अगर हम इसके अलावा जमुना पार के अलावा जो और हिस्से देखें, और भी बहुत सारे दिल्ली के अंदर हिस्से हैं, चाहे आप नॉर्थ में चले जाइए, आप रोहिणी को देखिए कभी जाकर, और से देखिए दिल्ली में एक्चुअली में दिक्कत ये है कि लोगों के पास ठीक से रहने तक के लिए खुद जगह नहीं है। जो एक बड़ा प्रश्न बोलते थे कि आप कुत्तों को अपने साथ रख लीजिए, लोगों के पास खुद रहने के लिए जगह नहीं है ठीक से। दिल्ली के अंदर आप जाइए किस जगह पर, लोग 25 गज के मकान में, 50 गज के मकान में, कई कई फैमिलीज रह रही हैं उसके अंदर, और लोगों के पास एक एक फ्लोर फंसा हुआ है, एक एक फ्लोर में जी रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, काम चला रहे हैं, वो ठीक है, वो लाइफस्टाइल में एडजस्ट हो चुका है, लोगों के जीने का हिस्सा बन चुका है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि लोग ठीक से खुद नहीं रह पा रहे हैं, बट उनका ये है कि उनको पता है कि हाँ काम की मजबूरी है, हमारा काम यही है, और हर इंसान ये जानता है कि अगर आजीविका नहीं रहेगी तो फिर रोजगार नहीं है, जब तो कहीं भी रहने का कोई फायदा नहीं है, तो रोजगार प्राइवेट, तो इसलिए लोग खुद बहुत ही ज़्यादा श्रिंक्ड एरिया के अंदर और बहुत पॉपुलेटेड एरिया में खुद रह रहे हैं। हालांकि हाँ, वो उस जगह पर उन लोगों की स्थिति है कि वो लोग ये सोचते हैं कि ठीक है हम चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं, और व्यवस्थित करते हैं थोड़ा सा वो कुत्तों के लिए वो कर देते हैं अपनी तरफ से, हालांकि ऐसा मैंडेटरी किसी कानून में नहीं ये लिखा, पर सवाल उसमें सहयोग करते हैं सॉरी वो। मैं टोक रहा हूँ आपको, ये सवाल वहाँ से आया है जब हम अक्सर जो है सोशल मीडिया पे या रील्स में वीडियो देखते हैं कि एक बढ़िया गाड़ी में चमचमाती में आया कोई व्यक्ति, खाना निकाला, कुत्तों को फीड करा रहा है। ये उनके लिए क्वेश्चन था। और देखिए जो ये वाले लोग भी, ऐसे तो लोग बहुत सारे हैं जो अपने घर की तरफ लिखते हैं। दूसरी खास बात ये है कि देखिए एक और रीज़न है, दूसरा पहलू यहाँ पर एक और ये भी है कि दरअसल अब हम लोग का लाइफस्टाइल कैसा है। हम लोग कह तो देते हैं कि ठीक है दिखावा है, फीडिंग कल्चर है, लेकिन एक्चुअल में लाइफस्टाइल पे फोकस करना पड़ेगा। घर में एक पेट रखना एक्चुअल में वो एक पेट नहीं है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ अ चाइल्ड। आपको उसे प्रॉपर केयर देनी पड़ेगी, खाना पीना देखना, ठीक है, और उससे जुड़ी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सफाई की वो देखना, नहलाना धुलाना, वो सब चीज़ें। लेकिन एक्चुअल में आज लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है, वो खासतौर पे शहरों के अंदर। अब शहरों के मामले में प्रॉपर इन चीज़ों के लिए अलग से टाइम निकालना, लेकिन कुछ लोग मैनेज कर पाते हैं वो लोग करते हैं, लेकिन हर इंसान के पॉसिबल नहीं है। और यहाँ से कानून कहते हैं हमारे कि इंसान को 8 घंटे काम करना है, 9 घंटे काम करना है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये कहती है कि एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 3-3 घंटे ट्रैवल भी करना पड़ रहा है। जब वो एक बार एक तरफ से 3 घंटे ट्रैवल कर रहा है, दूसरी जगह 3 घंटे ट्रैवल कर रहा है, तो उसका ऑलरेडी जो दिन का बहुत ज़्यादा टाइम है वो निकल चुका है, घर पर वो केवल सोने के लिए जा रहा है। इसके साथ साथ दूसरी एक खास स्थिति यहाँ पर जो एक हम लोग देखते हैं वो ये देखते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति बड़ी गाड़ी में ही आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर अपनी बाकी चीज़ों का बहुत लोड है, और घर में कुत्ता रखने लगे पूरी की पूरी केयर देना, उसको पता है कि वो नहीं कर सकता, तो इस वजह से वो किसी जान के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर रहा है कि वो उसको रख ले बंद करके और चीज़ों को छोड़ दे। तो फिर सवाल वही आ जाता है कि ठीक है पशु प्रेम होना चाहिए, पशुओं को भी समाज में या सोसाइटी में रहने की जगह होनी चाहिए। जब किसी कोई एक बच्चा मरता है कुत्ते के काटने से या कोई बुजुर्ग मरता है, जिम्मेदार कौन, दोषी कौन है? वो क्या वो नगर निगम है, क्या वो जो फीड करा रहा था वो है, या पूरा एक सिस्टम ही है? देखिए एक्चुअल में क्या है कि इसका ब्लेम तो किसी एक पे जा ही नहीं सकता। और दूसरी खास बात यह है कि पशु हैं, कई बार दूसरी स्थिति ये भी होती है कि कई बार हमले जो कुत्तों के होते हैं वो कुत्तों को छेड़ने की वजह से होते हैं। कुत्ते कुछ नहीं कह रहे होते, कई बार हम छेड़ते हैं या हमारी कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिसकी वजह से उनको खुद डर लगता है। हालांकि दूसरी खास बात यह है कि हम लोग फोकस कर रहे हैं, जो हमारा प्रशासन है वो रैबीज़ वैक्सीनेशन को लेकर के प्रॉपर ड्राइव चलाता है, और रैबीज़ की जो सुविधाएं हैं वो हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है कि आप वैक्सीनेशन लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट लीजिए, और प्रॉपर टाइम टेबल से वैक्सीनेटेड किया जाता है लोगों को, ताकि रैबीज़ जैसी दिक्कतें ना आए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने में, मतलब कहीं ना कहीं देखिए पशु का मामला है, पशु इसलिए वो कहला रहा है क्योंकि उसके पास में मानव जैसी शक्तियाँ नहीं है, समझ नहीं है। इस दौरान थोड़ी सी हम लोग को भी केयर करनी पड़ेगी, ध्यान हम लोग को भी देना पड़ेगा। जैसे कि कई बार हम बच्चों को छोड़ देते हैं, हमें चीज़ें पता होती है, तो कई बार पेरेंट्स को थोड़ी जिम्मेदारी ये लेनी पड़ेगी कि वो इन चीज़ों में थोड़ा सा केयरलेस ना बने और थोड़ा बच्चों को ध्यान दें, क्योंकि बाहर की जगह है। ज़रूरी नहीं है कि केवल अगर हम बाहर हम ये देख रहे हैं कि बाहर जो जान गई है वो केवल कुत्ते की वजह से लिया। बाहर कई बार ऐसे होता है कि मैंने खुद कई बार देखा है कि पेरेंट्स बच्चों पर ध्यान नहीं देते, बच्चे छोड़े हुए हैं, बच्चे भागते हुए गाड़ियों के सामने आ जाते हैं,
अब इस दौरान ये कहा जाता है कि इस गाड़ी वाले की गलती है, लेकिन एक्चुअल में गाड़ी वाला प्रिपेयर ही नहीं था कि अचानक से बच्चा आएगा मेरे सामने। सही बात। और आप कितना ही हल्की गाड़ी चला लीजिए, कितना हल्की आपकी चाहे बाइक हो चाहे कितनी बाइक हो, ऐसा नहीं हो सकता कि तुरंत सामने कुछ आ जाए तुरंत ब्रेक लगा दें। ब्रेन को वो चीज़ सिचुएशन समझने में थोड़ा टाइम लगता है, जितने ब्रेक लगाते हैं तो कई बार दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसे केसेस भी देखने को मिल जाते हैं कई बार। तो इस दौरान थोड़ा सावधानियां हम लोग को अपने स्तर पर भी बरतनी ज़रूरी है कि अपने स्तर पर चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करें और चीज़ों को अच्छा करके हम आगे बढ़ाएं, तो चीज़ें सुधर जाएंगी, वहाँ पर बिगड़ेंगी नहीं है। और जाने जाती हैं वो चीज़ हमने देखी कई बार, तो उसी जानों को तो कंट्रोल करना है। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने इन्वॉल्व क्यों हुआ इस पूरे मामले? सुप्रीम कोर्ट इसलिए इन्वॉल्व हुआ ताकि ये जो केसेस हैं इन केसेस को हम कम करें, क्योंकि पूरे साल के अंदर 37 लाख से ज़्यादा लोगों को कुत्तों ने काट लिया। ये क्यों? उसके पीछे का रीज़न है कि भाई इनका बर्थ कंट्रोल करो, संख्या कम होगी, केसेस भी कम हो जाएंगे, एक सुरक्षित वातावरण तो बनेगा कम से कम। और ये समझ लीजिए कि अगर आपने कुत्तों को हटा दिया तो हमारे नेगेटिव पॉइंट भी बहुत ज़्यादा चीज़ें निकल के आएंगी। जैसे पहली बात तो यहाँ पर दिक्कत ये हो जाएगी कि कुत्तों को हटाओ, दूसरी जगह से पलायन होगा और जगह से कुत्ते आपके पास आएंगे, मतलब आप पूरी तरह से उनको बाहर नहीं रख सकते व्यवस्था से। दूसरा खास पहलू ये है कि कुत्ते आपकी गली के मोहल्ले की सिक्योरिटी भी तो कर रहे हैं, आपकी गाड़ियों की सिक्योरिटी कर रहे हैं। कल को चोरियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी कुत्ते नहीं होंगे तो। सीसीटीवी केवल निगरानी कर सकता है, सीसीटीवी वो ये बता सकता है कि चोरी हो गई है, चोरी हो गई है। और ये समझ लिए कोई इंसान रोक नहीं आया और आकर के उसने पूरा फेस कवर किया और बॉडी कवर किया, आप कैसे पकड़ोगे उसको? आइडेंटिटी नहीं मिल रही है आपको, तो चोरी करके वो ले जाएगा, सारी चीज़ें कर लेगा वो, तो चोरी को बढ़ावा दिया जाएगा उस दौरान। तो ये कुछ पहलू ऐसे हैं जो कुत्तों के ना होने से निकल के आते हैं कि ये होगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आवारा कुत्तों का मुद्दा क्या इतना बड़ा है या इसे ज़बरदस्ती बड़ा बनाया जा रहा है? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ या ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि देश में दूसरे भी मुद्दे हैं, चाहे वो रेप के मामले हों, चाहे वो क्राइम के मामले हों, चाहे वो एक्सीडेंट्स के द्वारा हुई मौतें हों, या फिर जो है अस्पताल या स्वास्थ्य सेवाएं ना होने की वजह से तमाम दुनिया भर की मौतें हो रही हैं। जो आपने आंकड़े बताए अभी कुत्तों के काटने से इतने काटे गए, उससे कई अधिक मौतें जो है एक्सीडेंट में हो जा रही हैं। उस पर क्यों नहीं फोकस किया जा रहा है? ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया गया? नहीं, देखिए फोकस हर जगह पर है। एक्चुअल में कहीं ना कहीं क्या है कि कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह दिक्कतें होती हैं। जैसे कि आपने कहा फोकस नहीं होता, मैं बताता हूँ कि थोड़े दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला भी डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस पहुंचा था और वो केस ये था कि एक्सीडेंट गाड़ियों की वजह से कितने लोगों की मौत हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को आदेश दिया कि चीज़ों को बैलेंस कीजिए। तो उस दौरान हॉर्न्स को लेकर के बोला गया, पेडिस्ट्रियल जो रास्ते होते हैं मतलब उनको व्यवस्थित करने के लिए बोला गया कि हर जगह पे हो। और दूसरा जो टू व्हीलर्स होते हैं उन पर लोग कई बार हेलमेट को इग्नोर कर देते हैं, उसको लगाने के लिए स्ट्रिक्ट आदेश दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फोकस किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के मामले में कुत्तों का एक ऐसा मामला था चर्चा में नहीं रहता था, वहाँ चर्चा नहीं होती थी, वो चर्चा पहली बार हुई, इसलिए थोड़ा सा अलग एक सिनेरियो बन गया। लेकिन रेप केसेस तो आए दिन चर्चा में रहते हैं। रेप केस के अलावा हम ये देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत चर्चा में रहता है, सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करता रहता है और ये सभी चीज़ें होती हैं। बट ये चीज़ें कब होती हैं? जब हो जाती है उसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, पहुंचती हैं। और कानून होने के बावजूद भी मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ा फेलियर है कि हम चीज़ों को रोक नहीं पाते, जैसे कि रेप केसेस हैं या बाकी और चीज़ें। ज़रूरी है जैसे कि रोड एक्सीडेंट्स, एक बड़ी जो कमी है प्रशासन की है कि सड़कों पर गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। गड्ढे एक्सीडेंट का एक बड़ा रीज़न माने जाते हैं। दूसरी खास बात, कई बार कुछ मामलों में जैसे कि हम खुद लापरवाही करते हैं, लगता है कि ठीक है बिना हेलमेट के टू व्हीलर चलाना होता है, तो वो टू व्हीलर पे बिना हेलमेट जाना पता नहीं होता कि क्या, और थोड़ा बहुत भी डिसबैलेंस होना, गिरना, वो पूरी तरह से जान पे बनाती है बात। तो वो दिक्कत वाली चीज़ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट का दूसरी तरफ भी ध्यान है, फोकस है, सुप्रीम कोर्ट ने वो संज्ञान लिया, लेकिन समस्या यहाँ ये है सुप्रीम कोर्ट जितना आवारा कुत्तों को लेकर के सख्ती दिखा रहा है, या उधर उतनी सख्ती नहीं दिखाई। वो सख्ती तब तक रहती है जब वो मामला सोशल मीडिया में है या दबाव जब बन रहा है समाज की तरफ से, या उसी तक है, वो कंटिन्यू नहीं रहती। आज आदेश पारित कर दिया, वो अनुपालन हुआ नहीं हुआ उसका कोई निगरानी नहीं है। यहाँ पर पूरी तरह से सख्ती दिखा रहा है। देखिए अब यहाँ पर भी प्रशासन वाली बात आ जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग एक सुप्रीम कोर्ट का कल्चर देखते हैं, वहाँ जजेस चेंज होते हैं, सीजाई चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। दूसरी खास बात, केसेस की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अब कई बार क्या होता है कि एक केस के मामले में आदेश तो दिया बट रिव्यू करने का टाइम नहीं है, क्योंकि केसेस ही इतने ज़्यादा पेंडिंग हो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ कहाँ देखे और किधर किधर देखे। तो वो कई बार क्या होता है कि आदेश तो दिए जाते हैं और दोबारा वो आदेश चर्चा में तब आते हैं जब कोई पिटीशन लगाता है, दोबारा उस मुद्दे को उठाता है, फिर डिस्कस करता है, तब वो फिर चीज़ें उठती हैं, तब पता लगता है कि जो कहा गया था वो हुआ ही नहीं। जैसे कि मामला हम लोग देखते हैं जैसे कि हत्या मर्डर वाला जो केस है, रेप वाला है, एक्चुअल में इसको तो हम लोग ना कोर्ट में जाए बिना भी सुधार सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंसान को खुद पे काम करना पड़ेगा। जब हम लोग खुद ये अपराध करना ना चाहें तो चीज़ें बदल सकती है। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं जाने अनजाने चीज़ें करते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल एक केस बहुत ज़्यादा चर्चा में आया हुआ है। वो केस एग्जैक्ट मुझे लोकेशन फिलहाल याद नहीं आ रही, लेकिन उसमें 2 मित्र थी लड़कियां, वो रात में एक स्पॉट पर थी और वहाँ पे कुछ शराब पिए हुए लोग आए, गाड़ी का शीशा तोड़ा, लड़की को वहाँ से फिर उठा करके ले गए वो लोग। बाद में फिर रेप का केस देखा, काफ़ी गंभीर केस बना वो उसके बाद में। तो ये लोगों को रोकना पड़ेगा
इन केसेस को कम करने के लिए जो ये वाले अपराध है, अगर यहाँ पर लोगों को खुद ये रोक दिया जाए, लोगों को समझ हो जाए और चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों तक नहीं पहुँच पा रही, उसके पीछे का रीज़न भी है पॉपुलेशन। दरअसल क्या है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ही खाली हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब जब एक्चुअल में कोई सी ना रोजगार नहीं है, तो रोजगार नहीं होगा तो उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चलेंगे, वो खाली रहेगा। और जो एक काम करने वाला व्यक्ति होता है उसके पास फालतू चीज़ें नहीं होती, वो दिन में काम करता है, रात को घर जाता है, सोता है, सुबह उठता है और उठने के बाद वो अपने फिर काम पे जाता है, वो इस चीज़ों में इंगेज है या फिर अपने फैमिली के पहले टाइम निकालता है। बट जिसके पास पहली बात तो ये है कि उसका नौकरी नहीं है, वो फालतू की गलत चीज़ों में, नशे के अंदर या चोरी चकारी के अंदर इन्वॉल्व होगा। और जब कई बार ऐसी भी चीज़ आती है तो उसके दिमाग में पहले ही नकारात्मक चीज़ें भरी हुई हैं। जब नकारात्मक चीज़ें पहले से ही दिमाग के अंदर हैं तो उसके बाद फिर वो और अलग अलग लेवल पे एग्जीक्यूट होती हैं। तो यहाँ पर भी हमें चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में जो क्राइम होता है, क्राइम के पीछे का एक बड़ा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ चीज़ों को अगर एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे भी सेटल किया जाए तो चीज़ें और सुधर सकती हैं। खैर चले, हम वो दूसरा पहलू हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अब मेरा सवाल है कि इसका व्यवहारिक समाधान क्या हो सकता है? क्या विदेशों में जो फीडिंग जोन्स हैं, शेल्टर्स बनाए गए हैं, इस तरीके का समाधान हो सकता है, या जो हमारी भारतीय संस्कृति में गांव के अगर देखें हम, तो गांव में कुत्ते परिवार के साथ ही रहते हैं, उड़ते, ये देसी कुत्ते, वो वहाँ कोई विदेशी कुत्तों को लाने का चलन नहीं, फैशन नहीं है ना, या वो समाधान हो सकता है? मतलब व्यवहारिक समाधान क्या हो सकता है, मेरा क्वेश्चन। मतलब अल्टीमेटली हम लोग निष्कर्ष की बात करें, जो कि हाँ, प्रोग्राम का ठीक नाम है, भी है। हाँ, निष्कर्ष की बात निष्कर्ष क्या करते हैं कि रहेगा, व्यवहारिक पूरे समाधान क्या समस्या हो के सकता समाधान है। के लिए। हाँ, देखिए, जैसे कि आपकी मैं एक बात तो ये लेता हूँ कि पहले व्यवहारिक समाधान से पहले आपका एक पॉइंट जो कि ग्रामीण व्यवस्था वाला था। तो ये ग्रामीण व्यवस्था के तहत ना हमें स्पेस मिल रहा है। ग्रामीण व्यवस्था में जो घर हैं, उन घर में इतना ज़्यादा स्पेस है कि चीज़ें बैलेंस हो जा रही है, और लोग बहुत ज़्यादा बिजी नहीं हैं, और इवन बिजी हैं भी तो भी क्या होता है कि घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर बात करें हम शहरों की कि चीज़ें कैसे बैलेंस होगी, हालांकि इंस्टेंट तो पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, बट मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि कुत्तों को पकड़ के शेल्टर्स में रख देना ये समाधान बिल्कुल नहीं है। कुत्तों को व्यवस्था में ही रखना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी, जो ज़रूरी चीज़ है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के अलावा एक खास बात यह है कि जहाँ सरकार ने कहा था कि हम इनको शेल्टर्स में रख करके ही वहाँ खाना पीना प्रोवाइड करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे, सरकार को वैक्सीनेशन पे काम ज़रूर करना चाहिए, ताकि वैक्सीनेशन हो और इनका ध्यान रखा जाए और उनकी चीज़ें व्यवस्थित हो जाए। वैक्सीनेशन और उनकी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी तो उसके बाद एक दूसरी चीज़ क्या है, वो खाने पीने का है। जब आप ये कह रहे हैं कि इनको शेल्टर्स में रख लेंगे और वहीं पे इनको भोजन की प्रोवाइड करेंगे, तो इस दौरान सरकार को जिम्मेदारी ये भी लेनी चाहिए कि अलग अलग एरियाज़ के अंदर भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान इतनी मात्रा में भोजन प्रोवाइड कर पाए कि कुत्तों तक चीज़ें पहुँच पाए, क्योंकि संख्या ज़्यादा है। सरकार को थोड़े से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, सरकार इनिशिएटिव ले और इनिशिएटिव लेकर के लोगों के साथ जुड़े, क्योंकि जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है। अगर सामुदायिक भागीदारी आप नहीं स्वीकारेंगे तो कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, चाहे वो कुत्तों की हो या कोई और हो। सामुदायिक भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरे मामले में। अब सामुदायिक भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस दौरान एक मतलब ये भी है कि आपको लोगों से जुड़ना पड़ेगा। तो प्रशासन और स्थानीय नागरिक, वो दोनों मिले और दोनों मिल करके कुत्तों के भोजन की व्यवस्था या वैक्सीनेशन की व्यवस्था अगर वो देख लेते हैं तो हो जाएगा। और अगर वैक्सीनेशन का मामला शुरू किया जाता है और एनिमल बर्थ कंट्रोल को फोकस किया जाता है, तो एनिमल बर्थ कंट्रोल कम हो जाएगा, तो कुत्तों की धीरे धीरे पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो जो हम कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं वो कॉन्फ्लिक्ट भी व्यवस्थित हो जाएगा। और उसके बाद मुझे लगता है कि शायद दोबारा कोर्ट कभी जाने की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि इंसान खुद कुत्तों के साथ में बहुत फ्रेंडली है, वो जुड़ता है, वो पसंद करता है। और कुत्तों इंग्लिश ना, हालांकि डर सबको लगता है, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, वो नेगेटिव चीज़ों को लेकर के डर तो है, लेकिन ये है कि संख्या कम हो जाए, चीज़ें बैलेंस हो जाए, तो फिर बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो ये जो नियम है, बस उनको नियमों को हमें वास्तविकता में लेकर के आना है, और जन सामुदायिक की जो हमारी भागीदारी है, सामुदायिक भागीदारी को प्रशासन से जोड़ देना है, चीज़ें बहुत अच्छे स्तर पर सुधर जाएंगी। और किसी को भी कैद में डाल देना किसी भी समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए, जब हम कैदियों को भी जेल में डालते हैं तो एक समय के बाद उनको रिहा कर देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ केसेस में उनको रिहा ही कर देते हैं कि ठीक है, आपको सुधरने का मौका दिया था, सुधर लीजिए, जेल में नहीं रखना। जब गंभीर केसेस होते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, फिर व्यक्ति को जेल में ही रखना है। वरना जब तो ऐसी गंभीर केसेस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जो आक्रामक कुत्ते हैं आप उनको शेल्टर्स में ही रखिए। तो आक्रामक हैं, जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, या जिनको कोई रोग है, तो ऐसे कुत्तों को शेल्टर्स में ही रखना है। लेकिन जो कुत्ते सामान्य दिख रहे हैं, जिनमें दिक्कत परेशानी नहीं है, रोग नहीं है, आप उनको व्यवस्था में रहने दीजिए, वो चीज़ें भी ठीक है। तो ये चीज़ें भी अच्छी हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सभी सवालों का बड़े विस्तार से जवाब दिया और बड़ा एक व्यवहारिक सा आपने समाधान भी बताया। यही है कि ऐसा ना हो कि जो इंसान ने सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाया वो कुत्ता था, वो अंतिम ना बन के रह जाए। इंसानों को, जानवरों को साथ जो है सहअस्तित्व के साथ रहना चाहिए। उन्हें अगर प्रेम दिखाएंगे तो वो भी प्रेम दिखाएंगे। बिल्कुल। तो इसी के साथ समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।